आपने सीएनजी क्यों नहीं ली, पेट्रोल को ही क्यों चूज करा? क्योंकि आपको रिग्रेट जरूर होगा कि मैंने क्यों ली। जिससे आप ज्यादा उम्मीद मत लगाइए कि आप बहुत अच्छा एडवेंचर कर लेंगे। गैरेज का एक बड़ा कंसर्न रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिक्कत आपको देगी देगी आप। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे ड्राइव कर रहे होंगे। तो फाइनली हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी हैचबैक जिसने फर्स्ट टाइम इंडिया में 5 स्टार रेट अचीव करे थे, और वो गाड़ी है हमारी टाटा एल्ट्रोज। और ये सभी को पता है कि फर्स्ट 5 स्टार रेटेड गाड़ी कौन सी है इंडिया की। तो इसके बारे में ज्यादा बात ना करते हुए हम डायरेक्ट उनके ऑनर से बात करेंगे। हेलो सर, कैसे हो? बड़े ये है प्रेम गुप्ता, ये थोड़ा अपने बारे में बताएंगे। मेरा नाम प्रेम गुप्ता है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। और मेरा एक छोटा सा ई कॉमर्स का बिजनेस है। और बस आज अपनी जर्नी बताएंगे अपनी सर को। ये गाड़ी लेने से पहले मतलब कि क्या सोचा कि यही गाड़ी लेनी है आप? मेरे को इस गाड़ी का ना लुक बहुत अच्छा लगता है, टू बी फेयर बताऊं। दूसरी चीज 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग थी। बिल्ड क्वालिटी मेरे को बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैं कोई भी चीज लेता हूँ, मुझे उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत मैटर करती है। बिल्ड क्वालिटी इसकी एक नंबर की सुपर है, तो बस यही माइंड में था। तो ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी उस टाइम पर? मेरे को जब जब मैं शोरूम विजिट करा, मुझे करीबन 8,45,000 की बताई गई थी। बट मैंने उसमें डिस्काउंट करीबन 50,000 का डिस्काउंट मुझे ऑफर किया गया, तो मेरे को करीबन 7,85,000 की ऑन रोड पड़ी थी। ओके, तो अभी मतलब कि आपकी, जैसे आपने बताया कि आपकी फर्स्ट गाड़ी है, तो फर्स्ट गाड़ी लेने से पहले किसी ने कुछ सजेशन आपको दिए कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, या डायरेक्टली आप शोरूम जाके टाटा एल्ट्रोज ले आए? नहीं, मैंने बुकिंग तो वैसे थार की भी करी थी। लेकिन उसकी बुकिंग टाइम इतना उन्होंने ज्यादा दे दिया, करीबन 1.5 साल का। तो फिर मैंने उसको स्किप करा। फिर मैंने सेल्टोस ट्राई किया। फिर सेल्टोस की मुझे बिल्ड क्वालिटी कम अच्छी लगी, तो फिर मैंने कहा इस बेटर के इंडियन ब्रांड के साथ जाया जाए। तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग थी, और मैंने जब एक बिल्ड क्वालिटी दोनों की चेक करी तो मुझे इसकी ज्यादा सुपर्ब लगी। फिर मैंने इसको ही पिक करा। तो थार तो एक अलग कॉन्सेप्ट की गाड़ी है, फिर डायरेक्टली आप इस पे स्विच हो रहे हो एल्ट्रोज पे, इसका क्या रीजन? नहीं, थार का भी ऑलमोस्ट डन हो गया था, बुकिंग वुकिंग सब दे दिया था। लेकिन जब मैं उसको परचेज करने करने गया, तो उन्होंने मेरे को उस पर 2 लाख का प्राइस का डिफरेंस आ चुका था। जिसपे मैंने बुकिंग दिया था, और जब मैं उसको लेने गया था करीबन 2 लाख का फर्क आ चुका था प्राइस का। तो बजट से काफी आउट हो गई थी। फिर मैंने इसको ही प्रेफर कर लिया। तो उस टाइम थार आपको कितने की पड़ रही थी और एल्ट्रोज कितने की पड़ी फाइनली? ऐसे तो काफी फर्क था। बट फिर जब मेरे को थार से मन हट गया था, क्योंकि प्राइस इतना ज्यादा था। फिर दूसरा ये भी था कि 5 डोर भी आने वाली थी। फिर उसका भी ऐसा लग रहा था कि 1 1.5 साल अभी उसमें है। तो फिर मैंने कहा इसकी उसको क्या बोलते हैं, रीसेल वैल्यू खत्म हो जाएगी उस थार की। तो मैंने उसको फिर डिसकंटिन्यू करके फिर इसको ही ले लिया। तो आपको क्या लगता है टाटा एल्ट्रोज की रिसेल वैल्यू मिलेगी? अब रीसेल वैल्यू की ज्यादा कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि अब 5 सीटर गाड़ी है, फैमिली है अपनी, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब रीसेल भी नहीं करनी, वैसे तो यही चलानी है अपनी। अच्छा, हमारे व्यूअर को एक चीज जाननी होती है कि टाटा के एल्ट्रोज की सर्विस कॉस्ट कितनी आती है, और अभी तक आपने कितनी सर्विस कराई है इसके अंदर, और फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस में अभी तक कितना चार्ज आपको लगा है? मैंने अभी लास्ट सर्विस कराई थी, उसका मुझे करीब 5,500 पे करना पड़ा था, जिसमें कंप्लीट गाड़ी का सर्विस था। इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल सब चेक वेक करके उन्होंने पूरा कंप्लीट तो करके फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट क्या आई थी? फर्स्ट सर्विस, पहली 2 सर्विस तो फ्री थी, उनमें कोई चार्ज नहीं लिया गया थर्ड था। सर्विस में क्या कॉस्ट आई? थर्ड सर्विस मेरे कहते 5,500 मुझसे लिए गए थे। ओके, अभी तक मतलब कि आपने इसको कितना किलोमीटर चला लिया? मेरी ये करीबन 15 से 20 हजार किलोमीटर चली है, और सारे मतलब बाहर के रूट चले हैं। लोकल में तो हम चलाते ही नहीं ज्यादा, दिल्ली में गाड़ी चलाने का वैसे मजा नहीं है। हाँ, दिल्ली में तो मतलब कि इतना ट्रैफिक होता है कि उधर तो बंदा बाइक ही लेके निकल जाए वही बहुत है, वरना बंदे लोग रैपिडो ही करते हैं। दिल्ली में तो मतलब गाड़ी चलाना मतलब एक आफत है, मतलब आपको आधे घंटे का रास्ता 2 घंटे में कवर होता है। तो अच्छा, अभी तक आपने बाहर लेकर गए उस गाड़ी को, तो आपने काफी एडवेंचर भी किए होंगे? एडवेंचर तो बहुत करे, क्योंकि हम लोग ने वैसे गाड़ी मैंने इसीलिए ली थी कि मेरे को भारी जाना होता था। क्योंकि ट्रेन वेस्ट जाओ तो मजा नहीं आता, टाइम बहुत लगता है उनमें। तो काफी मजा आया, वैसे कोई दिक्कत भी नहीं आता। कि एक हमें लास्ट जर्नी थी करीबन 3,500 किलोमीटर की। तो गाड़ी ने कहीं पे भी जवाब नहीं दिया, मतलब किसी भी तरीके से हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई कि यार इतना हीट हो गई है या इसको अब रेस्ट चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल हम ब्रेक तो ले रहे थे, बट दिक्कत कुछ नहीं आई। अच्छा, आपने एडवेंचर भी किए होंगे, तो इसके सस्पेंशन कैसे रहे उस एडवेंचर में? क्योंकि गाड़ी के सस्पेंशन बड़ी मेन चीज है, मतलब कि गाड़ी के अंदर कंफर्ट आपको कैसा लग रहा है, और रोड के साथ कैसे ये चल रही है, कैसा इसका बिहेवियर है, वो बताइए। देखिए, कुछ चीजें ना आप एक्सेप्ट कर लो तो बेहतर है। इस प्राइस रेंज में आपको बहुत लग्जरी कार के सस्पेंशन तो नहीं मिलने वाले, ये आप इसको एक्सेप्ट कर लो। बेसिक सस्पेंशन है, कंफर्ट ठीक है, लेग स्पेस भी अच्छा है, पीछे की सीट के लिए, आगे के लिए भी अच्छा है। तो बेसिक है, बहुत ज्यादा लग्जरी नहीं है, बेसिक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से ये 3 सिलेंडर इंजन है इसके अंदर। हाँ, तो 3 सिलेंडर थोड़ा सा नॉइजी भी होता है, थोड़ा वाइब्रेट भी करता है, लेकिन किस तरीके की वाइब्रेट करता है, कितना करता है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए हमारे व्यूअर। नहीं, देखिए, वैसे नॉइजिंग की तो कोई इशू नहीं है, गाड़ी में कोई ऐसा नॉइज नहीं आता कि आपको इरिटेट करेगा। तो नॉर्मल है, वैसे कोई इतना वो नहीं है, यही है।
तो ठीक है। और सस्पेंशन कैसे रहे आपको, क्योंकि आपने इतने एडवेंचर भी करे, आपने जैसे बताया आपने काफी नासिक पुणे वगैरह भी यहाँ भी गए थे, तो वहां पर पता आपने जो 15 से 16 हजार किलोमीटर को चला दे, तो ऑलमोस्ट सारे आपने बाहर के टूर मारे हैं। और बाहर के टूर में हमें हर तरीके के रोड कंडीशन मिलते हैं, तो उस टाइम पे ये गाड़ी गड्ढों में कैसे, मतलब सबसे मेन होता है गड्ढों में से कैसे ये उसको पार कर रही है। देखिए, ये एक चीज समझ गया, वैसे हैचबैक गाड़ी है, बट अगर आप ज्यादा एडवांटेज करते हो तो बेहतर है आप एक्सयूवी में जाओ। क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम मैं वहाँ गया था अपना उज्जैन महाकाल, तो वहाँ पे एक रास्ता खराब था, वहाँ पे गड्ढे में गाड़ी लग गई थी, तो इसके हल्का सा ना साइलेंसर में हल्का सा डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से एक इरिटेटिंग सा नॉइज आ रहा है, तो वो मेरे को भी चेक कराना है। बस एक यही दिक्कत है, एज एडवेंचर के हैचबैक है, ये ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो गड्ढे में ज्यादा जोर से हीट होती है, या कोई हैवी स्पीड ब्रेकर होता है तो उस पर ज्यादा तेज बम्प होती है। तो बेहतर है कि अगर आप बहुत ज्यादा एडवेंचर पसंद करते हो तो आप एक्सयूवी में जाओ। बाकी यही इसका एक दिक्कत है कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो गड्ढे में ज्यादा तेल लगती है। अच्छा, 3 सिलेंडर इंजन है, तो ये आपको लैग फील कराती है, या जब आपको ओवरटेक करना होता है या गाड़ी आपको एकदम से भगानी होती है पंजा रख के, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम है आपके साथ? देखिए, पहली चीज तो मैं कभी इसको ओवरटेकिंग को सपोर्ट नहीं करता, मैं कभी ओवर स्पीड को ज्यादा थ्रिल नहीं समझता, एंजॉय नहीं करता। मैं नॉर्मल चलाना पसंद करता हूँ। अगर मैं हाईवे पे भी हूँ तो 80-100 एक एवरेज स्पीड है, तो उसमें तो मुझे दिक्कत नहीं आती। हाँ, अगर आप स्पीड लवर हो कि आप 140-160 भगाना पसंद करते हो, तब आपको थोड़ा अंडर स्पीड महसूस होगी। 140 तक मैंने ही भगा रखी थी, मैं पुणे में था, वहाँ का एक हाईवे मुझे बहुत अच्छा मिला था, बट 140 से ऊपर नहीं जा रही थी। ये भी कंफर्म मैं आपको कर दूं कि 145 भी नहीं जाएगी ये, 140 तक इसकी मैंने मैक्सिमम स्पीड टेस्ट कर रखी है बस। अच्छा, इसमें एक बारी एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो कि सिटी में कितना दे रही है और हाईवे पे कितना दे रही है। देखिए, सिटी में मेरे को तो मुझे लगता है कि हद के 8 से 10 का एवरेज निकाल पा रही होगी ये, सिटी में उससे ज्यादा नहीं निकाल पा रही। हाईवे पे हमने इसको 22 के आसपास 23 तक की एवरेज निकाल रखी है, क्योंकि एक स्मूथ गाड़ी चलती है, बिल्कुल कोई ज्यादा क्लच और ब्रेक का ज्यादा काम नहीं होता, तो हाईवे पे तो एवरेज दे देगी आपको 22 से 23 का। देखो, हम इस ये ना 22 वीडियो नहीं बना रहे, तो एकदम रियल माइलेज बताना जो आपको मिल रही है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि 22-23 तक हमने मैक्सिमम हाईवे पे कैच रखी है, 25 तक कभी टच नहीं करेगी, 25 के एवरेज मिल गई हो। हद मार के 22-23, 20-23 बस इतना ही रहता है। सिटी में हद मार के मुझे लगता है कि 10 से 12 की एवरेज के बीच में ही आएगी, उससे ज्यादा एवरेज नहीं आ सकती सिटी में भी इसकी। कभी इसका टैंक टू टैंक कैलकुलेट करा है कि कितना टैंक टू टैंक मतलब आपको पड़ रहा है? देखिए, सिटी में मैं कभी कैलकुलेट नहीं कर पाता, क्योंकि सिटी में जैसे मैंने बताया ब्रेक बहुत लगते हैं, ठीक है, गाड़ी बंद चालू रेड लाइट पे बहुत होती है, तो मैं कभी सिटी में काउंट भी नहीं करता। हाईवे पे मैंने जैसा आपको बताया कि हमने कई बार हम गए हैं, बहुत सारी जर्नी हमने आउट ऑफ द स्टेशन करी है, तो एवरेज आपकी जो निकलेगी गारंटी 20 से 23 के बीच में निकलेगी। बाकी उसके बाद आपका ड्राइविंग पैटर्न कैसा है, आप कितना एक्सपीरियंस ड्राइवर हो, तो उसकी वजह से हो सकता है आप 1-2 किलोमीटर और ज्यादा खींच लो, ज्यादा 25 तक पहुंचोगे, बट इससे ज्यादा नहीं जा पाओगे। ड्राइविंग बेकार हो तो? ड्राइविंग बेकार है तो फिर आप 18 पे ही रह जाओगे। मतलब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मतलब कि आपका जैसा ड्राइविंग पैटर्न होगा, गाड़ी उस तरीके से बिहेव करेगी, उस तरीके से ही आपको एवरेज देगी कि आप कितना एक्सेलरेटर यूज करते हो, कितना क्लच पेडल यूज करते हो, और कौन से गियर पे किस पोजीशन पे आप चला रहे हो। सबसे ज्यादा मैटर करता है गाड़ी की एवरेज निकालने के लिए। मतलब आपको अगर अच्छी एवरेज निकाले तो अपना ड्राइविंग पैटर्न सुधारना पड़ेगा। तो जब का बता रहा हूँ कि गाड़ी कंटिन्यू एसी पे चलाते हैं हम लोग, बिना एसी के नहीं चलाते हैं, तो ये एसी की कंडीशन है। अगर आप एसी बंद करके चलाते हो, जैसे आप काफी बजट फ्रेंडली ड्राइव करना चाहते हो, आप एसी बंद करके चलाओ, शायद हो सकता है 2-3 किलोमीटर आपकी एवरेज हो बढ़िया ये हो। तो अभी जैसे आपने अभी पीछे बताया कि जैसे गड्ढों वगैरह में जाते हैं तो आपके नीचे साइलेंसर के पास कुछ पत्थर सा लग गया, तो इससे इसके एक ऊपर मतलब एक टाटा की एक गाड़ी टाटा पंच, मतलब उसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा माना जाता है, और उसके सस्पेंशन भी काफी अच्छे ट्यून करे गए हैं कि वो किसी भी पोर्ट होल में से और किसी भी मतलब एडवेंचर को अचीव, मतलब कहते हैं सम काइंड ऑफ ऑफ रोडिंग टाटा पंच आपकी कर लेती है। तो आपका वहां पर ध्यान नहीं गया टाटा पंच लेने के लिए? एक्चुअली क्या है, टाटा पंच ऑलरेडी मेरे एक दोस्त पे थी, ठीक है, तो मैं सेम गाड़ी नहीं लेने जाता था। दोस्त का मतलब बिल्कुल फैमिली जैसा ही है, तो मैं बिल्कुल 2 गाड़ी एक जैसी हो ग्रुप में, वो मैं चाहता नहीं था, इसलिए मैं एक डिफरेंट वेरिएंट पे गया, एल्ट्रोस पे। तो हम उससे भी जाते हैं और इससे भी जाते हैं। तो एल्ट्रोस से आप सेटिस्फाई हैं? हाँ, बढ़िया गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। सेटिस्फाइड, बढ़िया है, पहली गाड़ी है, खुशी है, बहुत अच्छी है। तो इस गाड़ी के बाद कौन सी गाड़ी आप लेना चाहोगे? अभी तो देखो कोई प्लान ही नहीं है फिलहाल, तो यही लग रहा है कि 3-4 साल इसी को चलाना है, बट उसके बाद फिर किसी एक लग्जरी ब्रांड की तरफ स्विच करना है। नहीं, अभी आपने बोला था थार, आपको थार लेनी थी, लेकिन आपने अल्ट्रोज पे स्विच करा है। नहीं, उसके तो बाद थार नहीं लोगे इसके बाद? अब थार नहीं लेंगे, अब वैसे ही आगे तो 3-4 साल यही चलेगी। ऑलरेडी वो 5 डोर में आ चुके, तो अब तो लेना बनता ही है उसको। नहीं, अब किसी लग्जरी ब्रांड की तरफ ही मूव करेंगे कभी चाह तो। देखो, कभी भी यूट्यूब के ना नेगेटिव और पॉजिटिव व्यूज पे मत जाना, क्योंकि लोग वहां पर व्यूज के लिए ही वीडियो बनाते हैं। तो आपको जो गाड़ी
चाहिए या आपको जो गाड़ी लेनी है तो उसकी प्रॉपर टेस्टिंग लीजिए, एक नहीं, दो बार नहीं, तीन बार लीजिए, क्योंकि आप उसमें काफी ज्यादा अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि वो अमाउंट जो आपको वापस नहीं आएगा उसका डेप ही होना है आगे जाके। तो आप कभी भी गाड़ी को लेते वक्त रिग्रेट फील मत करो। तो इसलिए हमेशा गाड़ी को देख परख के लो, गाड़ी कैसी आपको चाहिए, कैसी नहीं चाहिए, और गाड़ी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कितने प्राइस में होनी चाहिए, वो सारी चीजें एक ज्यादा मैटर करती है गाड़ी को लेने के लिए। तो कभी भी नेगेटिव रिव्यू पे मत जाना, जो गाड़ी आपको बेस्ट लगे वही गाड़ी आप लेना। तो गाड़ी के साथ अभी आप सेटिस्फाई हैं पूरे? देखिए, जैसे आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि कभी भी गाड़ी के ना उसमें मत जाइए कि मेरे को बहुत पसंद है गाड़ी, वो ले ले, क्योंकि ये बात सच है कि एक बार आप उसको ड्राइव कर लेते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपको दूसरी गाड़ी और अच्छी लगने लग जाती है जो आपकी गाड़ी है। तो वो रिग्रेट से बेहतर है कि आप एक ऐसी गाड़ी ले जिसका बजट आपके बजट में है और आपको वो चुभे ना, उसकी इंस्टॉलमेंट है, उसकी मेंटेनेंस है, वो चुभे ना, बजट में रह के अपनी चीज करिए। तो थार को स्विच करके मैंने इसको इसीलिए लिया कि ये बिल्कुल भी मेरे को 1% भी मेरी पॉकेट पे कोई असर नहीं डालती, चाहे इसकी ईएमआई हो चाहे मेंटेनेंस हो। थार कंपेरेटिवली कि उसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा थी, ईएमआई बहुत ज्यादा था, प्राइसिंग बहुत ज्यादा उसकी तेजी से बढ़ रही थी, तो इस चक्कर में मैं इसमें स्विच करा। तो बजट में रह के अपनी गाड़ी लीजिए आप। तो गाड़ी ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, हमारे व्यूअर को बता दीजिए। बिल्कुल लेनी चाहिए, टाटा का ब्रांड है, बढ़िया गाड़ी है, बिल्कुल लेनी चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब तो नए मॉडल में भी आ गई है जिसको फेस लिफ्ट बोल रहे हैं, वो तो और अच्छी लग रही है, आप बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप यही देख लीजिए कि अगर आप एडवेंचर कर रहे हैं तो इसके फिर आप पंच को जाइए। अगर आपको एक प्राइम हैचबैक चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, तो आप एल्ट्रोस की तरफ जाइए। बट इससे आप ज्यादा उम्मीद मत लगाइए कि आप बहुत अच्छा एडवेंचर कर लेंगे, ग्राउंड क्लियरेंस कम है, ये आपको कहीं ना कहीं वो दिक्कत आपको देगी, आपको रिग्रेट जरूर होगा कि मैंने क्यों ली, जस्ट बिकॉज कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है इसकी। तो अभी तक मतलब कितने लोगों को आपने इसमें लोड करके चलाया और उसमें उससे कभी एवरेज में गाड़ी को खींचने में कोई प्रॉब्लम हुई? देखिए, वैसे तो हमने इसमें 6-6 लोग भी गए हुए हैं, ऐसे तो हम लोग 4 पीछे बैठ जाते हैं आराम से और 2 आगे बैठ जाते हैं, तो ऐसे खींचने में तो कोई दिक्कत आई नहीं है वैसे कभी। पावर भी अच्छी है गाड़ी की, 1.2 लीटर का इंजन है, तो पावर भी अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। और हम पेट्रोल गाड़ी है सबसे ज्यादा, तो सीएनजी होती तो सीएनजी और पेट्रोल में पावर का बहुत फर्क आ जाता है, तो पेट्रोल गाड़ी है तो नहीं आती कोई दिक्कत। अच्छा, एक चीज, हाँ, एक क्वेश्चन आपने मेरे को ये बताया कि आपने सीएनजी क्यों नहीं ली, पेट्रोल को ही क्यों चूज करा? क्योंकि आज के रेट में जैसे पेट्रोल के भाव इतने जा रहे हैं, मतलब 105 रुपए तक चले गए हैं, तो सीएनजी वहां पर रिलायबल पड़ती है और उसकी मतलब कि जो एवरेज भी ज्यादा निकल कर आती है सीएनजी में, तो सीएनजी पे क्यों नहीं स्विच करा? देखिए, हाँ, एक ये डिसीजन मैं अपना थोड़ा खराब मानता हूँ कि मैंने सीएनजी क्यों नहीं ली, क्योंकि टाटा में सीएनजी का फायदा ये होता है कि आपको बूट स्पेस भी मिल जाता है। दूसरे किसी ब्रांड में मैं गारंटी नहीं दे सकता, बट टाटा में ये है कि आप सीएनजी लीजिए, आपको बूट स्पेस भी मिल जाएगा। बस ये गलत डिसीजन हो गया कि मेरे को सीएनजी पे जाना था। बट जैसे मैंने बताया कि मेरी लोकल ड्राइव है ही नहीं, हाईवे पे ही ड्राइव है ज्यादातर, तो इतना कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। अभी भी मेरा महीने का पेट्रोल का 4-5 हजार का खर्चा आता है, शायद सीएनजी में होता तो 2-2.5 हजार का फर्क आता। तो बस यही फर्क आता है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं आता। तो आप ले लियो, पेट्रोल ले लो अगर आपके लोकल में ड्राइव नहीं है। अगर आप लोकल में आपकी ज्यादा ड्राइव है, आप सीएनजी लीजिए, सही रहेगा वो। तो मतलब रिग्रेट तो फील नहीं कर रहे हैं, यानी कि या आप सीएनजी जाके लोगे? नहीं, मैंने जैसा आपको वैसे तो आफ्टर मार्केट सीएनजी भी मैं लगवा सकता हूँ, लगवाना चाहूँ तो, बट मैं नहीं लगवा रहा क्योंकि लोकल ड्राइव ही नहीं है मेरी। लेकिन आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाने से तो वारंटी वर्ड हो जाती है। कुछ है पॉइंट जिनकी वजह से मैं नहीं लगवा रहा सीएनजी, उसमें से ये भी है। बट मैंने बताया ना, लोकल में मेरी ड्राइव ही नहीं है, तो मैं लगवाता ही नहीं। मैं लोकल में मेट्रो प्रेफर करता हूँ या रैपिडो प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आप ड्राइव करो तो आपके हाथ भी बिजी और माइंड भी बिजी। बेहतर है आप मेट्रो या रैपिडो यूज करो, आपका माइंड भी फ्री है, आपके हाथ भी फ्री है, आप कुछ काम भी कर सकते हो अपने फोन पे या उसमें। तो लोकल में ड्राइव नहीं है तो आप मत लो सीएनजी। अगर आप लोकल में ज्यादा ड्राइव करते हो, सीएनजी लो, बेहतर रहेगा। तो ये मतलब कि आपको कोई दिक्कत दे नहीं रही है, जैसे मैं समझ रहा हूँ आपके रिव्यू से, मतलब आप डायरेक्ट है ना इसके पॉजिटिव पॉइंट पे जा रहे हो। मतलब नेगेटिव कुछ लग रहा है इसके अंदर, गाड़ी के अंदर नेगेटिव क्या चीज है? नेगेटिव आप कह सकते हो उसमें नेगेटिव, वैसे मैं क्या बताऊं, क्योंकि मेरे को ज्यादा कुछ लग्जरी चीजें चाहिए नहीं होती, मेरे को नॉर्मल एक गाड़ी चाहिए थी और एक फील चाहिए था कार का, तो वो मुझे इससे मिल रहा है। हाँ, एक जो नेगेटिव पॉइंट बस यही है कि ये एसयूवी नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो लड़ती बहुत तेज है गड्ढे में, और जिस भी लड़ती है ना तो बहुत ज्यादा दुख सा होता है। एक चोट ऐसा लगता है खुद को लगी है, दिल पे चोट लगी, दिल पे चोट लगी है, मतलब इसमें स्क्रैच भी लग जाए तो अब दिल्ली जैसे ट्रैफिक में तो स्क्रैच लगना आम बात है, तो उसमें कोई भी गाड़ी आप सेफली नहीं चला सकते। तो वही चीज है ना। तो बस एक ये जरूर लगता है कि थोड़ा सा दूसरी हल्की सी ना, थोड़ी छोटी सी लगती है गाड़ी ये, अगर दूसरी गाड़ी की तुलना में थोड़ी छोटी सी लगती है, बट ठीक है, इतना आप इस प्राइस रेंज में आप इतना कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। बस ये कहता है, देखो मैटर ये भी कहता है मॉडल कौन सा लिया आपने। अगर आप बेस मॉडल लेते हो तो आफ्टर मार्केट आपको बहुत सारे काम कराने पड़ते हैं, मेरा बेस मॉडल नहीं था ये,
मेरा है ये XMF थर्ड मॉडल है। तो कई सारी चीजें तो मुझे कंपनी फिटेड मिली थी। आफ्टर मार्केट मुझे सिर्फ इसमें डिस्प्ले लगवानी थी, स्पीकर मुझे कंपनी से मिले थे, चारों पावर विंडो थी। क्योंकि आफ्टर मार्केट आप काम कराते हो ना तो बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। जैसे आप पावर विंडो आफ्टर मार्केट लगाओ, वो ज्यादा रिलायबल ही नहीं होती, स्मूथ नहीं चलेगी कभी। तो आप मॉडल लो, उस हिसाब से और भी चीजें बेहतर है। या तो आपकी प्राइस बढ़ाओ अपना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये था हमारा कंप्लीट टाटा एल्ट्रोस का ओवरव्यू बाय प्रेम गुप्ता। तो इन्होंने अपना ऑनेस्ट एकदम रिव्यू दिया है कि गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। अब आपका ये डिसीजन है इस रिव्यू के बाद कि आपको गाड़ी ये लेनी है या नहीं लेनी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।